इग्नोर करते चलते हैं। डॉक्टर गोपाल चावला, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो, कि सबसे खास बात होती है बच्चों को लेकर पेरेंट्स सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं, और मुझे लगता है कि आज जब हमने ये इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया है, हमारी कोशिश ये है कि इस दौरान जितने भी पैनिकनेस है उसको कम किया जा सके, लेकिन फिर भी लोग अभी सबसे ज्यादा चिंता में होंगे कि कहीं उनके बच्चों को कोरोना ना हो जाए, क्या वाकई थर्ड वेव आ चुकी है। आप कैसे समझाना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, इवेंचुअली उन लोगों को भी जो हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं भी हैं, यानी जो हमारा प्रोग्राम नहीं भी देख रहे हैं, जो इसके बाद ये प्रोग्राम देखें, उन लोगों को यानी पूरे देश की जनता को आप किस तरीके से समझाना चाहेंगे कि ये फिलहाल पैनिकनेस का टाइम नहीं है और उन्हें कौन सी खास बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, थैंक यू, ये एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आगे भी हमको क्या ध्यान रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो कोविड है, इसके लिए अगर जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, अगर हम उसका पालन करते हैं, एज डॉक्टर DK गुप्ता ने भी बताया और डॉक्टर सौरभ ने भी, ये हमको अपने बच्चों में इंस्टिल करनी है बात कि आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। और वो आप कैसे करेंगे? वो जब आप घर में आपके पेरेंट्स जैसे कर रहे हैं वैसे ही बच्चे उसको ही मानेंगे। आप हाथ धोइए, बार बार हाथ धोइए, मास्क पहनिए, और जब भी बाहर जा रहे हैं कंप्लेसेंट नहीं होना, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। और एक जो पैनिक है, पैनिक करना जरूरी नहीं है, बट स्ट्रिक्ट रहना, डिसिप्लिन रहना, वो इम्पोर्टेंट है। पैनिक होने से तो आप और गलतियां ही करेंगे। अगर आप डिसिप्लिन है, आपको पता है कि कुछ ज्यादा तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ वही 3-4 चीजें हैं जिसका पालन करना है, जो पिछले 1.5 साल से हम सुन रहे हैं। तो अगर अब तक तो मोस्टली लोग कर रहे हैं, बट ये नहीं है कि अब बच्चे बाहर, जैसे अब सब लोग हम देख रहे हैं हिल स्टेशन जा रहे हैं, तो ये बच्चों को समझाना है कि अभी ये हिल स्टेशन जाने का या घूमने फिरने का टाइम नहीं है, और दिस इज टाइम वेयर वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। और दूसरी बात ये आती है कि लोग ये कहते हैं कि एक ये भी एक धारणा है कि बच्चों में तो कोविड हो ही नहीं सकता। बच्चों में कोविड, अभी भी हमारे पास भी ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनमें बच्चों में कोविड हुआ है, जिनको जो राइनोरिया और खांसी जुकाम में बंद होके रह गया है। बट बहुत ऐसे केसेस भी हैं जिनमें MIS, जैसे डॉक्टर DK गुप्ता ने कहा, मल्टी इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम्स के साथ भी पेशेंट्स आ रहे हैं। तो इसलिए अगर हम लोग सतर्क हैं, वैक्सीनेट हो रहे हैं, क्योंकि अगर एडल्ट्स में ही ये कोविड नहीं होगा तो बच्चों में इसका संक्रमण होने की संभावना कम है। और जैसे जैसे न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं, हो सकता है कि अभी उनको ACE2 रिसेप्टर पे काम करना है। कोविड वाला जो वेरिएंट है, अगर आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो कम ACE2 रिसेप्टर्स हैं, जैसे बच्चे हैं, उनकी इम्यूनोजेनिसिटी पे काम करना है, तब भी ये वेरिएंट, कोई नया वेरिएंट आए और जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। सो मैं यही चाहूंगा कि आपके माध्यम से और इस शो के माध्यम से एक लोगों में एक जागरूकता रहे कि आपको पैनिक नहीं होना, बट आपको सतर्क रहना है कि आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में हम दोबारा एंटर हो रहे हैं, उस समय भी आपको कंप्लेसेंट नहीं होना, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना और एक सोशल डिस्टेंसिंग करना, उसका पालन करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर गोपाल। डॉक्टर गोपाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर गोपाल, न्यू बॉर्न्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनको वाकई ऐसे भी नॉर्मल डेज में भी उनके लिए बहुत प्रिकॉशंस बरते जाते हैं पेरेंट्स के जरिए, ऊपर से थर्ड वेव की आशंका, उनको किस तरीके से इस दौरान उनका ख्याल रखा जाए? कोई ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स आप बताना चाहेंगे? न्यू बॉर्न्स, जो कई बार न्यू बॉर्न्स उन्हीं में ही जिनमें कोविड इन्फेक्शन देखी गई है। इवन 2 घंटे पे भी जिस बच्चे का RT-PCR कोविड मदर के बाद किया गया है, जिसकी मदर कोविड पॉजिटिव थी, वो भी पॉजिटिव आए हैं। ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जिनके मतलब मदर में कोविड था और बच्चों में भी कोविड हुआ। तो सबसे अगर हम अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएंगे। न्यू बॉर्न्स को प्रोटेक्ट करना तो बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को कोविड नहीं है, मदर को कोविड नहीं है, तो वी कैन इजीली सेव न्यू बॉर्न्स ऑल्सो। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोविड तो जब डॉक्टर अमरिंदर, प्लीज आप अपनी आवाज म्यूट कर लीजिए। हुआ है तो सभी को ही हुआ है, किसी भी पेशेंट को हो सकता है। जी डॉक्टर गोपाल। अच्छा, एक बार डॉक्टर अमरिंदर सिंह मल्लिक के पास चलते हैं। डॉक्टर, अब
न्यूबॉर्न्स के बारे में डॉक्टर गोपाल ने बताया, जो हमने अभी तक सुना बिना। ऐसे में जिन पेशेंट्स को कभी कोविड हुआ है और उन लोगों। जी डॉक्टर गोपाल बोलिए, सॉरी बीच में टेक्निकल इश्यूज थे जी। यस तो जिन पेशेंट्स में मदर को अगर कोविड है और उनमें अगर कोविड हो रहा है, तो यूजुअली ऐसे बच्चों में इलनेस जो है वो स्मॉल स्निपल्स की तरह, एक छोटे से जुकाम और फीवर से सबसाइड हो गई है। बट ये पिछले वेरिएंट की कहानी थी। अब नया जो वेरिएंट आता है उसमें ये न्यूबॉर्न्स किस तरह से इन्फेक्ट होते हैं, उनमें MIS या कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं कि जिनकी उनकी डिजीज सिवियर हो सकती है या उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो वो अभी हमें पता नहीं है। बट बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो अभी धीरे धीरे परिपक्व होता है, मैच्योर होता है। तो वो 13 to 14 ईयर्स में आकर बच्चों का इम्यून सिस्टम मैच्योर होता है। और जो कोविड में जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है तब होता है जब साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, जब पेशेंट का अपना इम्यून रिस्पॉन्स उसके जब बॉडी पे एक्ट करता है, तब उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों में सोचना कि उनको कोई बहुत घातक बीमारी होगी या न्यूबॉर्न में घातक बीमारी होगी, ऐसा तो लगता नहीं है। बट आने वाले वेरिएंट में क्या होगा, दिस नो वन नोज। बट यस, बच्चों में अगर एक छोटा सा जुकाम खांसी भी होता है तो वो पेरेंट्स और सबके लिए एक बहुत ही ट्रबल की बात हो जाती है। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, फैमिली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो अगर हम लोग आपस में ही हम सब अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखते हैं और वैक्सीनेशन कराते हैं तो कोई इसमें इश्यूज नहीं आएगा। अभी नई बात जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है कि अब प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग फीमेल्स को भी वैक्सीनेशन के लिए अलाउ कर दिया गया है। सो लास्ट वेव से पहले एक्चुअली क्या था कि लैक्टेटिंग फीमेल्स और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें वैक्सीनेशन नहीं दी गई थी। तो उस समय हमारे पास केसेस ऐसे ज्यादा थे। बट अब तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी हिंड्रेंस है कि किसी को भी वैक्सीन लगाने में प्रेग्नेंट फीमेल्स को या ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स को कोई दिक्कत आनी चाहिए। सो अगर वो वैक्सीनेटेड हैं और उनमें ऑटो अपनी अच्छी एंटीबॉडीज हैं तो बच्चों में ये बीमारी की संभावना कम हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर अमरिंदर, मैं आपसे समझना चाहूंगी बात, अगर हम सेकेंड वेव की करें, अभी थर्ड वेव की हम नहीं करते हैं क्योंकि ये एक आशंका की तरह है हमारे लिए। जो आने वाले कुछ वेव्स होंगे, आने वाले कुछ जो वेरिएंट्स हैं, जैसे पहले डेल्टा, फिर डेल्टा प्लस, अभी हालिया दिनों की बात मैं करूं तो डेल्टा, डेल्टा प्लस, लैम्डा, तो ये जो वेरिएंट्स हैं क्या ये और भी ज्यादा डेंजरस होते जा रहे हैं? क्या जो पहले प्रिकॉशंस मेजर्स बताए गए हैं एग्जैक्टली उन्हें ही फॉलो करना है, चाहे इसके कितने भी वेरिएंट्स क्यों ना आए? देखो, जैसे हम अपना बचाव करते हैं मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग करके और हैंड हाइजीन करके और वैक्सीनेशन करके, ऐसे वायरस भी अपना बचाव करता है म्यूटेशन करके वेरिएंट्स के रूप में। देखो पहले अल्फा वेरिएंट था, फिर बीटा आया, फिर डेल्टा आया, फिर अभी कापा भी आ गया, लैम्डा भी आ गया, अब डेल्टा प्लस वेरिएंट आया हुआ है। और डेल्टा प्लस वेरिएंट है जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पे भी कह रहे हैं कि रेजिस्टेंट है, उस पर भी अपना असर नहीं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी उस पर असर नहीं दिखाया, कुछ ट्रायल में ये दिखा गया। तो कहने का मतलब है कि एक महीने में एक वायरस, कोई भी वायरस है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा वायरस है, चाहे कोविड का ये कोरोना वायरस है, उनमें म्यूटेशन होनी लाजमी है। वेरिएंट्स आते हैं, वो भी एक नया होस्ट ढूंढता है हर बार। अब नया हर बार, जैसे पहले फर्स्ट वेव में देखा होगा आपने 60 प्लस एज ग्रुप में और जिनमें कोमोर्बिड कंडीशंस थी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, लंग डिजीज और ल्यूकीमिया, लिम्फोमास या डायबिटीज या ओबेसिटी, जो उनमें सबसे ज्यादा आया। सेकंड में तो बिल्कुल नो एज बार खत्म हो गया, हर एज ग्रुप में, राइट फ्रॉम द न्यू बॉर्न टू ओल्ड एज ग्रुप में ये आया। देखो इन सब जितने मर्जी वेरिएंट्स आ जाएं, अगर हम अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ठीक रखेंगे, जिसमें अच्छे से N95 मास्क, अगर अब तो इवन मिनिस्ट्री ने भी डबल मास्क बोल दिया, N95 मास्क और AAA सर्जिकल मास्क, अगर वो मास्क लगाएंगे, अगर बाहर हमको काम करने जाना है तो हमको ये डबल मास्क प्लस फेस शील्ड, अगर ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ठीक रखेंगे, हम कोई भी वेरिएंट से बचाव पा सकते हैं। सिंपल स्टेप्स हमें करने हैं, मास्क लगा के रखना है, अगर सोशल गैदरिंग उसमें नहीं जाना, अगर आप अपने कोलीग्स के साथ बैठ रहे हो
उधर चाय नहीं पीना है, साथ में बैठ के रिलीजियस बेसिस पे नहीं जाना, और कोई पर्यटन स्थल है वहां पर नहीं जाना। कहने का मतलब यही है, रामबाण चाहे जितने मर्जी वेरिएंट्स आ जाए, बात वही है, अगर आप अपना कोविड अपने ठीक रखोगे तो अब सब वेरिएंट्स पे निजात पा लेंगे। और आने वाले टाइम में वैक्सीनेशन जो बन रही है वो इन वेरिएंट्स को मद्देनजर रख के ही वैक्सीन बनाई जा रही है। तो वैक्सीन आने वाले टाइम में दिसंबर तक अब मेरे को लगता है कि मोर देन 50% तक तो हम वैक्सीनेट कर पाएंगे, एटलीस्ट 1 डोज। तो बात वही है, जब तक हम 70% वैक्सीनेट नहीं कर पाते पूरे इंडिया को, तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी तब तक। बिल्कुल। और सबसे खास बात ये भी है कि एक मिथ भी आजकल सबसे ज्यादा है लोगों में, जिसके बारे में डॉक्टर सौरभ से समझना चाहूंगी। डॉक्टर, एक मिथ है, पहले लोगों ने समझा कि जो पहला वेव आया वो बुजुर्गों को सबसे ज्यादा हार्म कर रहा था, दूसरा वेव उसने यंगस्टर्स को हार्म किया, तीसरा वेव बच्चों को हार्म करेगा। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल डॉक्टर्स जो कहते हैं उसके मुताबिक ये एक मिथ है तीसरे वेव को लेकर कि सिर्फ बच्चों को हार्म करेगा। तो वो भी कहीं ना कहीं एक दिमाग में लोगों के बैठ गया है कि कहीं थर्ड वेव तो चलो बच्चों को करेगा, हमको तो कोई कुछ होगा नहीं। और एक दूसरा मिथ ये भी है कि हम तो वैक्सीनेट हो गए, हमको अब वायरस इन्फेक्टेड नहीं कर सकता। आई थिंक डॉक्टर सौरभ लेफ्ट कर चुके हैं मीटिंग, ठीक है। अब डॉक्टर अमरिंदर, मैं आपसे से इसका जवाब जानना चाहूंगी। देखो, जितना मर्जी आप कोशिश कर लो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जो मिथ्स हैं, सेकंड वेव में भी काफी बच्चे संक्रमित हुए हैं कोविड से, और जो आप कह रहे हो कि थर्ड वेव में सिर्फ बच्चे ही होंगे, ऐसी बात नहीं है। देखो, जो वैक्सीनेशन लगती है, वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगी, सेकंड डोज लगी, और सेकंड डोज के 2 हफ्ते बाद आपकी एंटीबॉडी बननी स्टार्ट होती है। तो लोग फर्स्ट अपनी वैक्सीनेशन डोज लगा के ये मत समझे सुपरमैन, शक्तिमैन, स्पाइडरमैन, ये मत समझ ले कि हमारे पास तो एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा इम्यूनिटी बूस्टर आ गया तो हमारा काम खत्म। तो उसी टाइम पे लोग संक्रमित होते हैं ज़्यादा कोविड से। फर्स्ट डोज लगी, सेकंड डोज लगी, उसके 2 हफ्ते बाद आपकी एंटीबॉडी सिग्निफिकेंट लेवल अचीव करता है, जो आपको सुरक्षा प्रणाली प्रदान करती है बचाने में। तो कहने का मतलब सिंपल है, ये जो मिथ है कि सिर्फ बच्चों में थर्ड वेव आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। सेकंड वेव में बच्चे क्योंकि उनमें बच्चों में इम्यूनिटी अच्छी होती है, और एज कम्पेयर टू ओल्ड एज एंड कोमोर्बिड कंडीशन के मुताबिक बच्चों में थोड़ी इम्यूनिटी अच्छी होती है। इसके कारण हो गए क्या पता एसिम्प्टोमेटिक होकर चला भी गया, उनको पता भी नहीं चला। और मोर देन 80% जो बच्चों में जो संक्रमित हुए भी, उनमें जरा सिम्टम नहीं आए, नज़ला जुकाम हुआ, थोड़ा सा गला खराब हुआ, थोड़ा सा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स आए, डायरिया हुआ, थोड़ी सी वॉमिटिंग हुई, और मतलब सिर्फ आप कह लो माइल्ड 80% से अबव थे, मॉडरेट 15% तक थे, और जो जिनमें बिल्कुल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आई, वो सिर्फ 4% लोग थे, और वो भी उनमें कोमोर्बिड कंडीशंस थी, जैसे वो प्रीमेच्योर जो जुवेनाइल डायबिटीज होती है वो संक्रमित थे, ल्यूकीमियाज, लिम्फोमा, जिनको ट्रांसप्लांट हुआ है किडनी का, मतलब वो थे जो जिनमें ऑलरेडी इम्यून डेफिशिएंट स्टेटस था। तो कहने का मतलब सिंपल है, इसमें अगर हम अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अप्लाई करके रखेंगे, हम सभी वेव से बचाव कर सकते हैं। बट ऐसा लग नहीं रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को ये बोलना चाहूँगा कि जो हम गर्मी का मौसम है, और हम सर्दी वाले जगह पे जाना चाहते हैं, जैसे शिमला हो गया, मनाली हो गया, लोग डिफरेंट स्थानों पे जा रहे हैं, कृपया करके वो मत जाएं, घर पे कुछ देर तक रह लें दिसंबर तक, क्योंकि हम कम से कम अपनी 50 to 60% तक पॉपुलेशन को तो वैक्सीनेट कर दें। अगर एक बार हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, फिर आप कहीं भी चले जाएं, एक बार हम इसको निजात पालें, क्योंकि जब गैदरिंग होती है तभी ये वेव्स का खतरा मंडराने लग पड़ता है सर पे। यही हो रहा है अभी जी। अच्छा डॉक्टर गोपाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक सवाल ये है कि जुकाम होने के बाद अगर किसी को चेस्ट कंजेशन परसिस्ट कर रहा है लगातार और उससे वो ठीक नहीं हो रहा, तो क्या इसे कोरोना का सिम्टम माना जाए? क्या उसे तुरंत टेस्ट के लिए जाना चाहिए? देखिए मैम, आज के टाइम में कोई भी जुकाम, खांसी, किसी भी तरीके का फीवर, किसी भी तरीके की चेस्ट कंजेशन, कोई भी डायरिया, कोई एब्डोमिनल अपसेट होना, नोजिया, वॉमिटिंग, सब कोरोना के सिम्टम्स हैं। वी शुड फील दैट ऑल दी सिम्टम्स आर रिलेटेड ओनली टू कोरोना एंड हमको अपना RT-PCR टेस्ट कराना बहुत जरूरी है।
अगर जुकाम होने के बाद चेस्ट कंजेशन है तो ये एक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, ये किसी भी कारण से हो सकता है। कोई नॉर्मल जो वायरल इन्फेक्शंस जो होती हैं वो भी हो सकती हैं। पिछले बार कभी आपने देखा कि स्वाइन फ्लू है, H1N1 हुआ, H5N1 आया, तो ये सारी चीजें किसी में भी हो सकती हैं और एक नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इस तरीके की प्रॉब्लम कर सकती हैं। बिकॉज एक ब्रॉड चीजें हैं और उसको आपको देखना पड़ेगा कि उसका कारण क्या है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास आए रोज, ये तो कोई नई बात तो है ही नहीं कि निमोनिया के साथ पेशेंट्स आ रहे हैं, और सबकी शुरुआत इन्हीं तरीकों से होती है। बट ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, जैसे जो COPD, अस्थमा, जिनको इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, या ऑलरेडी कोई लंबी दवाइयों पे चल रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स में ये जो छोटा मोटा जुकाम भी होता है वो एकदम बहुत सिवियर रूप ले लेता है। और कोविड एक तरीके की वायरल इन्फेक्शन ही है, तो अगर जुकाम हो रहा है या किसी भी तरीके के जो सिम्टम्स हमने पहले बताए हैं अगर वो है, तो आपको कोविड टेस्ट आज भी कराना ही है, चाहे आप वैक्सीनेटेड है, चाहे आपकी हजारों में एंटीबॉडीज हैं। आपको नहीं पता कि जो आने वाला वेरिएंट है वो आपको किस तरीके से कर रहा है, हो सकता है आप ही इंडेक्स केस है, यू नेवर नो। सो दिस इज अ बॉटम लाइन, आपको कोई भी सिम्टम्स है RT-PCR कराना है। हम लोगों ने 10-10, 15-15 बार RT-PCR करा लिए, बिकॉज सिम्टम्स तो जुकाम तो किसी को भी हो सकता है, तो यू हैव टू गेट दीज थिंग्स डन। बिल्कुल, और टेस्ट तो करवाना ही है अगर आपको ऐसा लगता है तो। ये सिर्फ आपकी पैनिकनेस को बढ़ाने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि आपने टेस्ट करवाया, आप इसलिए भी नहीं करवाते शायद टेस्ट करा लिया और मैं पॉजिटिव निकला तो मैं परेशान हो जाऊंगा, ये भी नहीं है। बस इसलिए कहा जाता है, डॉक्टर्स भी मानते हैं कि अगर आप परमानेंटली घर में रहते हैं, कहीं बाहर नहीं निकलते, तो आप होम आइसोलेट हो जाइए, आपको RT-PCR या बाकी टेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन टेस्ट की सलाह आपको इसलिए दी जाती है क्योंकि आप अगर किसी से घुलते मिलते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, तो अनजाने में ही सही आप उसे स्प्रेड ना करते हैं या फिर वो किसी और को स्प्रेड ना करते। डॉक्टर DK गुप्ता, एक अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर गोपाल चावला के ही एक सवाल से थोड़ा सा कनेक्ट करके मैं आपसे सवाल एक जानना चाहूंगी कि क्या ये मान के चलें कि हालिया दिनों में, रीसेंट टाइम में, कोई भी छोटी सी ही बीमारी या कोई छोटा सा सिम्टम भी अगर नजर आता है तो पहली बात जो ख्याल आना चाहिए वो यही कि कहीं हम कोरोना इन्फेक्टेड तो नहीं हुए? बिल्कुल पल्लवी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हाई सस्पिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई सस्पिशन की टू कंट्रोल दिस कोरोना, मतलब एक चाबी है कंट्रोल कोरोना करने की। अगर आपने सस्पिशन हाई रखा, मतलब आपने डाउट ज्यादा रखा, तो कोरोना टेस्ट कराएंगे तो पॉजिटिव आ सकता है, पता लग जाएगा। अगर हम सबका जो भी ऐसे लोग हैं जिनको ILI है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, खांसी जुकाम बुखार, गले में दर्द, पेट दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग, कुछ भी अनयूजुअल सिम्टम्स भी लग रहे हैं हमें और डाउट लग रहा है, अगर हम उसमें टेस्ट करा लें तो क्या होगा कि हम लोग जल्दी से टेस्ट पेशेंट को कैप्चर कर लेंगे, उसको आइसोलेट कर लेंगे, क्वारंटाइन कर लेंगे, तो स्प्रेड को कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली रोक रहे हैं। एक तो स्प्रेड रोक रहा है, थर्ड वेव को कहीं ना कहीं हम डेंट मार रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि हम उस मरीज को भी अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली और एग्रेसिव ट्रीटमेंट से उसकी जान को बचा सकते हैं। हम सब ने देखा है कि जिन लोगों ने लेट किया कोरोना में, खास करके जो घर बैठे रहे, जिनका सैचुरेशन फॉल होता रहा और देखते रहे और लेट गए हॉस्पिटल, उन लोगों को दिक्कत हुई। जो लोग अर्ली गए उनको सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव बहुत अच्छा इलाज मिला है, और जो कुछ एंटीवायरल ड्रग्स भी हैं, उनकी दवाइयाँ भी, वो भी पहले हफ्ते में, इवन फर्स्ट 72 आवर्स में बहुत इफेक्टिव है। तो अगर आप हाई सस्पिशन रखते हैं, कोई भी अनयूजुअल सिम्टम्स आते हैं, कोई भी एटिपिकल सिम्टम्स आते हैं, टेस्ट कराते हैं, आइसोलेट करते हैं अपने आप को। अगर टेस्ट पॉजिटिव आए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, अस्पताल से संपर्क करें और तुरंत अपना इलाज कराएं। यही सक्सेस, यही की हो सकती है हमें रोकने की। और दूसरा जो है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। ऐसे मतलब ऐसा हम कुछ करें कि हमें इन्फेक्शन हो ही ना, तो उसका तरीका यही है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, चाहे मास्क लगाना हो, चाहे फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी हो, चाहे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना हो, या तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है टीकाकरण। टीकाकरण को बढ़ावा देना है कि रोज जो हम लोग अभी वैक्सीन लगा रहे हैं वो 35 से 40 लाख लगा रहे हैं, तो बहुत कम है। हमें जो वैक्सीनेशन की गति है वो लगभग 90 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में ले जानी है। मतलब जो हमें रिक्वायरमेंट है वो 1 करोड़ के आसपास पर डे है। अगर 1 करोड़ पर डे लगाते हैं तो दिसंबर में जाके हम लोग 70% 60% पॉपुलेशन को इनॉकुलेट कर पाएंगे। तो अगर इस स्पीड से चलेंगे तो अगले साल तक हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी आएगी। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना है, उसमें भी प्राइवेट हॉस्पिटल का रोल बड़ा होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल के पास वैक्सीन है बट वहाँ लोग आ नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं समाज की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी जो राजनीतिक दल है, पार्टियां हैं, इतना बड़ा पार्टी फंड है, तो इन लोगों को भी वैक्सीन को प्राइवेट सेक्टर्स में लगवाने के लिए भी फंडिंग करनी चाहिए, पेशेंट्स को फाइनेंस करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, एनजीओज को फंड देना चाहिए, CSR फंड फर्टिलाइज करना चाहिए। तो
सिंपल तरीके से हमें बाहर करना पड़ेगा कि 75% सरकार फ्री में वैक्सीन लगा रही है, तो 25% कोटा है प्राइवेट अस्पताल पे। बहुत सारे लोग वहाँ वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं, उनका स्टॉक है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? जितने कॉर्पोरेट लोग हैं अपने एम्प्लॉयज का वैक्सीन लगवाएं सारे, जितने एनजीओज हैं, जितने स्कूल्स हैं, ये सब अपने एम्प्लॉयज का, अपने जो रेसिपिएंट्स हैं उनका वैक्सीन लगवा सकते हैं। सरकार के पास पार्टी फंड बहुत सारा है, तो वो चाहे तो अपने वर्कर्स को वैक्सीन लगवा सकती है। तो अगर ये सब चीजें हम करेंगे तो डेफिनेटली हम थर्ड वेव को रोक सकते हैं। बिल्कुल, और ये सारी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कुछ रैंडम क्वेश्चंस मैं डॉक्टर गोपाल आपसे, डॉक्टर डी के गुप्ता सर आपसे जानना चाहूंगी। डॉक्टर गोपाल सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, फिलहाल के फेज में आप क्या कहना चाहेंगे खासतौर से पेरेंट्स को जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, और उन लोगों को भी जिनके घर में कोई बुजुर्ग है, उन्हें किस तरीके का ख्याल रखने की जरूरत है? बाहर जाने के बारे में तो उनको सब मालूम है कि बाहर हमको किस तरीके से ख्याल रखना है, लेकिन घर में उनको किस तरीके से अपना ख्याल रखना है? मसलन उनके घर का कोई एक सदस्य जो हर रोज बाहर अंदर करता रहता है, बाहर जाता है अंदर आता है, उस दौरान घर के सदस्यों को कितना उसके साथ खुद को कोलैब करके चलना है इस फेज में, कोरोना वायरस के टाइम में? अगर जो बंदा बाहर जा रहा है और वो अच्छे से अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करता है, जैसे हम लोग ही हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हम आए दिन ये पेशेंट्स देखते हैं। जब हम घर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने जो जूते और चीजें हैं वो बाहर उतार के अंदर जाते हैं, बात लेते हैं और अपने कपड़ों को एक बाल्टी में जिसमें सर्फ ऑलरेडी होता है उसमें घोल के उसमें रखते हैं। अगर आप ये सब चीजें करते हैं और नहा धो के अपने परिवारजनों से मिलते हैं तो उसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट यस, जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिनमें वो और मास्क नहीं पहन रहे, फेस शील्ड पहन रहे हैं, इसीलिए अगर आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आप उसका नहीं फॉलो नहीं कर रहे तो फिर आपको तो घर में भी मास्क लगाने की जरूरत है। बट जो बंदा बाहर ही नहीं कर रहा वो घर में तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। बट यस, अगर आप इन चीजों का करते हैं कि घर में आप जाने से पहले अपने जो बाहर जो भी चीजें आई हैं उसका ध्यान रखते हैं और घर जाके भी अपना नहा धो के आप करते हैं तो आई थिंक यू कैन डू इट। एंड अगर आप घर वालों को सबको वैक्सीनेट करवाएं, ये मत सोचिए कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा बूढ़े हैं तो वो वैक्सीनेट नहीं होने चाहिए। सबका वैक्सीनेशन जरूरी है। और आने वाले टाइम पे हमने इतना डिस्कस किया, जब बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आएगी तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जब घर में किसी को भी इलनेस आती है तो उसको सबसे पहले आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। ये ना हो कि एक परिवारजन जो हमारा बीमार हो गया उसके चक्कर में हम सारे लोग ही बीमार हो जाएं। तो उसको आइसोलेट करना और उसको स्ट्रेंथ देना और उसका टेस्ट और उसका ट्रीटमेंट कराना ये बहुत अनिवार्य है। डॉक्टर अमरिंदर, एक सवाल मेरा आपसे जिसका छोटा सा जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। अभी हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स के एड्स देख रहे हैं अखबारों में, टीवी चैनल्स पे, वेबसाइट्स पे, जिसमें हर चीज में अब तेल भी इम्यूनिटी बूस्टर हो चुका है, च्यवनप्राश तो पहले से इम्यूनिटी बूस्टर था, दालें भी इम्यूनिटी बूस्टर हो चुकी हैं, अब हर कुछ इम्यूनिटी बूस्टर हो चुका है। लेकिन हम कंपनियों की तौर पर कंपनियों के बारे में बात ना करते हुए हम सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं कि हम क्या किसी सामान को इसलिए खरीदें क्योंकि वो इम्यूनिटी बूस्टर है, या हम खुद से अपना इम्यून जनरेट कर सकते हैं क्योंकि दिस इज नॉट अ वेरी फास्ट प्रोसेस, इसमें एक बहुत लंबा समय लगता है। कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट? एक बार फिर से बड़ा ही अहम सवाल। देखो, अभी अगर आप ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, एम्स और चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री, किसी की गाइडलाइंस में विटामिन सी और जिंक भी नहीं है। जो हम कुछ प्रैक्टिशनर्स विटामिन सी और जिंक भी देते हैं, वो मैंने खुद डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन वालों से इन में पूछा कि व्हाई वी आर नॉट गिविंग विटामिन सी एंड जिंक एज ए इम्यूनिटी बूस्टर्स फॉर द पेशेंट्स ऑफ कोरोना पेशेंट्स। तो उन्होंने बोला कि इट डिपेंड्स अपॉन दी प्रैक्टिशनर टू प्रैक्टिशनर एंड इट डिपेंड्स अपॉन दी पर्सन टू पर्सन। अगर किसी को जरूरत है, मतलब उसकी अगर कोई कोमोर्बिड कंडीशन है, उसमें आप दे सकते हो, दैट अगेन डिपेंड अपॉन द फिजिशियन। मैं चाहता हूं कि अगर ये आप जो विटामिन सी और जिंक आप ले रहे हो, आप नेचुरल प्रोडक्ट से लें। अगर आप टमाटर लें, नींबू लें, आंवला लें, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, और आप अपना अगर एक्सरसाइज आप अच्छे से कर रहे हो, मॉर्निंग इवनिंग अच्छे से करते हो, देन कोई और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट्स ले रहे हो, जैसे पल्सेस, प्रोटीन आप ले रहे हो तो पल्सेस लो, सोयाबीन खाएं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन्स, लिटिल बिट कार्बोहाइड्रेट्स,
हाई प्रोटीन्स और एडिक्वेट वाटर, सैलड्स आप अच्छे से लेते हो तो आपकी खुद ब खुद इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमको एडिड विटामिन सप्लीमेंट्स लेंगे तो ही हमारा जाके काम ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें होड़ लग गई है, पूरी एक बिजनेस बन चुका है अब इसका भी, विटामिन का भी, सप्लीमेंट्स का भी और हर चीज का। और अगर हम इसको नेचुरल वे से लें तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा एडिक्वेट स्लीप लें आप। जो सोशल इंटरेक्शन भी होती है अपने, अगर आपको कोई बात होती है कोरोना के पेशेंट्स में, आपको मेंटल स्ट्रेंथ उनको बिल्ड करना है पोस्ट, प्री एंड एट द टाइम। और अगर आप अच्छे से सोशली इंटरेक्टेड हो और एडिक्वेट स्लीप ले रहे हो, एडिक्वेट एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छे से प्रोटीन्स ले रहे हो, लेस कार्बोहाइड्रेट्स और गुड प्रोटीन्स ले रहे हो, और विटामिन सी इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स ले रहे हो, तो आपकी इम्यूनिटी खुद ब खुद ठीक रहेगी, कोई डरने वाली बात नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी हाँ डॉक्टर जी के अब मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी ठीक। अच्छा डॉक्टर, एक अहम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। अभी थर्ड वेव से ज्यादा चिंता लोगों को इस बात की है कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। अभी सबको मालूम है कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बेहद ही खराब है। लगातार सरकार अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है, लोग भी नौकरी जाने की वजह से सबसे ज्यादा परेशान है। ऐसे में कोरोना से ज्यादा समस्या हो रही है मानसिक तनाव की। लोग सबसे ज्यादा परेशान घर में बैठे हो रहे हैं, नौकरी छूटने की वजह से हो रहे हैं, लॉकडाउन के डर से हो रहे हैं, बीमारी की वजह से हो रहे हैं और बीमारी में होने वाले खर्चे की वजह से हो रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी किस तरीके से इस दौरान मेंटल डिप्रेशन को कम किया जा सके। बहुत ही छोटा सा आंसर सर आपसे। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस समय सच में पेंडेमिक का माहौल चल रहा है, इसमें डिप्रेशन है, लो एनर्जी है, स्ट्रेस है, या लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं, कोविड फैटिग हो चुका है लोगों में, तो इस वजह से लोग कहीं ना कहीं परेशान है। डेफिनेटली फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी है, इसके मेंटल भी है और फिजिकल, हर तरह के इम्पैक्ट है। तो हमें होलिस्टिक बात करनी चाहिए, 360 डिग्री बात करनी चाहिए। तो अगर आप घर में रह रहे हैं तो एटलीस्ट घर में, या अगर लॉकडाउन खुल चुका है इस समय, तो आसपास छोटा माइंड एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है। फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपको फिजिकल हेल्थ आपको इंप्रूव होती है, मेडिटेशन करने से मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। आपको कुछ नई अच्छी एक्टिविटीज है, हॉबीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उससे आपका ब्रेन डाइवर्ट होता है, थॉट्स अच्छे होते हैं। तो बेसिकली ये सारा गेम जो है थॉट प्रोसेस का है। अगर हम थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव कर देंगे तो डेफिनेटली हमारी फीलिंग्स इंप्रूव हो जाएंगी और एक्शन इंप्रूव होंगे और रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें अपने थॉट को एंगेज रखना है पॉजिटिव और रिक्रिएटिव एक्टिविटीज में, सो दैट हम लोग रिजुविनेट हो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, पॉजिटिव एक्टिविटीज करें, उसके पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगे और पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम डॉक्टर्स का। और आप लोगों को हर बार हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप लोग ने 24 घंटे जो है वो एक जैसे कर दिए हैं। आप 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। डॉक्टर गोपाल, डॉक्टर डीके गुप्ता, डॉक्टर अमरिंदर सिंह मल्ही, डॉक्टर सौरभ भी जो अभी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन आप जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार संजीदा हैं इस पूरे एपिडेमिक पैंडेमिक को लेकर। और सबसे ज्यादा आप लोगों का ख्याल भी रख रहे हैं और हमारे जरिए जुड़ के आप एडवाइस भी दे रहे हैं। और बहुत मुश्किल होता है इस मुश्किल घड़ी में सभी डॉक्टर्स का एक मंच पर आकर लोगों को जागरूक करना, और इसके लिए आप लोग लगातार सतत कोशिश कर रहे हैं। हम भी बहुत ओवरवेल्म महसूस करते हैं कि हम आप जैसे डॉक्टर्स के साथ एक पैनल करके और लोगों तक जानकारियां पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गोपाल आपका बेहतरीन जानकारियों के लिए। डॉक्टर गोपाल चावला, डॉक्टर डीके गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अमरिंदर सिंह मल्ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बेहतरीन जानकारियों के लिए, और डॉक्टर सौरभ चौधरी भी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स वंस अगेन। और आप लोगों को अमर उजाला सलाम करता है आप लोगों के सतत प्रयास को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू। मास्क ही जीवन है। डॉक्टर गोपाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक सवाल ये है कि जुकाम होने के बाद अगर किसी को चेस्ट कंजेशन परसिस्ट कर रहा है लगातार और उससे वो ठीक नहीं हो रहा, तो क्या इसे कोरोना का सिम्टम माना जाए? क्या उसे तुरंत टेस्ट के लिए जाना चाहिए? देखिए मैम, आज के टाइम में कोई भी जुकाम, खांसी, किसी भी तरीके का फीवर, किसी भी तरीके की चेस्ट कंजेशन, कोई भी डायरिया, कोई एब्डोमिनल अपसेट होना, नोजिया, वॉमिटिंग, सब कोरोना के सिम्टम्स हैं। वी शुड फील दैट ऑल दीज सिम्टम्स आर रिलेटेड ओनली टू कोरोना एंड हमको अपना RT-PCR टेस्ट कराना बहुत जरूरी है।
अगर जुकाम होने के बाद चेस्ट कंजेशन है तो ये एक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, ये किसी भी कारण से हो सकता है। कोई नॉर्मल जो वायरल इन्फेक्शंस जो होती हैं वो भी हो सकती हैं। पिछले बार कभी आपने देखा कि स्वाइन फ्लू है, H1N1 हुआ, H5N1 आया, तो ये सारी चीजें किसी में भी हो सकती हैं और एक नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इस तरीके की प्रॉब्लम कर सकती हैं। बिकॉज एक ब्रॉड चीजें हैं और उसको आपको देखना पड़ेगा कि उसका कारण क्या है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास आए रोज, ये तो कोई नई बात तो है ही नहीं कि निमोनिया के साथ पेशेंट्स आ रहे हैं, और सबकी शुरुआत इन्हीं तरीकों से होती है। बट ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, जैसे जो COPD, अस्थमा, जिनको इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, या ऑलरेडी कोई लंबी दवाइयों पे चल रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स में ये जो छोटा मोटा जुकाम भी होता है वो एकदम बहुत सिवियर रूप ले लेता है। और कोविड एक तरीके की वायरल इन्फेक्शन ही है, तो अगर जुकाम हो रहा है या किसी भी तरीके के जो सिम्टम्स हमने पहले बताए हैं अगर वो है, तो आपको कोविड टेस्ट आज भी कराना ही है, चाहे आप वैक्सीनेटेड है, चाहे आपकी हजारों में एंटीबॉडीज हैं। आपको नहीं पता कि जो आने वाला वेरिएंट है वो आपको किस तरीके से कर रहा है, हो सकता है आप ही इंडेक्स केस है, यू नेवर नो। सो दिस इज अ बॉटम लाइन, आपको कोई भी सिम्टम्स है RT-PCR कराना है। हम लोगों ने 10-10, 15-15 बार RT-PCR करा लिए, बिकॉज सिम्टम्स तो जुकाम तो किसी को भी हो सकता है, तो यू हैव टू गेट दीज थिंग्स डन। बिल्कुल, और टेस्ट तो करवाना ही है अगर आपको ऐसा लगता है तो। ये सिर्फ आपकी पैनिकनेस को बढ़ाने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि आपने टेस्ट करवाया, आप इसलिए भी नहीं करवाते कि शायद टेस्ट करा लिया और मैं पॉजिटिव निकला तो मैं परेशान हो जाऊंगा, ये भी नहीं है। बस इसलिए कहा जाता है, डॉक्टर्स भी मानते हैं कि अगर आप परमानेंटली घर में रहते हैं, कहीं बाहर नहीं निकलते, तो आप होम आइसोलेट हो जाइए, आपको RT-PCR या बाकी टेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन टेस्ट की सलाह आपको इसलिए दी जाती है क्योंकि आप अगर किसी से घुलते मिलते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, तो अनजाने में ही सही आप उसे स्प्रेड ना करते हैं या फिर वो किसी और को स्प्रेड ना करते हैं। डॉक्टर GK गुप्ता, एक अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर गोपाल चावला के ही एक सवाल से थोड़ा सा कनेक्ट करके मैं आपसे सवाल एक जानना चाहूंगी कि क्या ये मान के चलें कि हालिया दिनों में, रीसेंट टाइम में, कोई भी छोटी सी ही बीमारी या कोई छोटा सा सिम्टम भी अगर नजर आता है तो पहली बात जो ख्याल आना चाहिए वो यही कि कहीं हम कोरोना इन्फेक्टेड तो नहीं हुए? बिल्कुल पल्लवी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हाई सस्पिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई सस्पिशन की टू कंट्रोल दिस कोरोना, मतलब एक चाबी है कंट्रोल कोरोना करने की। अगर आपने सस्पिशन हाई रखा, मतलब आपने डाउट ज्यादा रखा, तो कोरोना टेस्ट कराएंगे तो पॉजिटिव आ सकता है, पता लग जाएगा। अगर हम सबका जो भी ऐसे लोग हैं जिनको ILI है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, खांसी जुकाम बुखार, गले में दर्द, पेट दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग, कुछ भी अनयूजुअल सिम्टम्स भी लग रहे हैं हमें और डाउट लग रहा है, अगर हम उसमें टेस्ट करा लें तो क्या होगा कि हम लोग जल्दी से टेस्ट पेशेंट को कैप्चर कर लेंगे, उसको आइसोलेट कर लेंगे, क्वारंटाइन कर लेंगे, तो स्प्रेड को कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली रोक रहे हैं। एक तो स्प्रेड रोक रहा है, पर थर्ड वेव को कहीं ना कहीं हम डेंट मार रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि हम उस मरीज को भी अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली और एग्रेसिव ट्रीटमेंट से उसकी जान को बचा सकते हैं। हम सब ने देखा है कि जिन लोगों ने लेट किया कोरोना में, खास करके जो घर बैठे रहे, जिनका सैचुरेशन फॉल होता रहा और देखते रहे और लेट गए हॉस्पिटल, उन लोगों को दिक्कत हुई। जो लोग अर्ली गए उनको सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव बहुत अच्छा इलाज मिला है, और जो कुछ एंटीवायरल ड्रग्स भी हैं, उनकी दवाइयां भी, वो भी पहले हफ्ते में, इवन फर्स्ट 72 आवर्स में बहुत इफेक्टिव है। तो अगर आप हाई सस्पिशन रखते हैं, कोई भी अनयूजुअल सिम्टम्स आते हैं, कोई भी एटिपिकल सिम्टम्स आते हैं, टेस्ट कराते हैं, आइसोलेट करते हैं अपने आप को। अगर टेस्ट पॉजिटिव आए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, अस्पताल से संपर्क करें और तुरंत अपना इलाज कराएं। यही सक्सेस ही हो सकती है हमें रोकने की। और दूसरा जो है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। ऐसा हम कुछ करें कि हमें इन्फेक्शन हो ही ना, तो उसका तरीका यही है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, चाहे मास्क लगाना हो, चाहे फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी हो, चाहे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना हो, या तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है टीकाकरण। टीकाकरण को बढ़ावा देना है कि रोज जो हम लोग अभी वैक्सीन लगा रहे हैं वो 35 से 40 लाख लगा रहे हैं, तो बहुत कम है। हमें जो वैक्सीनेशन की गति है वो लगभग 90 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में ले जानी है। मतलब जो हमें रिक्वायरमेंट है वो 1 करोड़ के आसपास पर डे है। अगर 1 करोड़ पर डे लगाते हैं तो दिसंबर में जाके हम लोग 70% 60% पॉपुलेशन को इनॉकुलेट कर पाएंगे। तो अगर इस स्पीड से चलेंगे तो अगले साल तक हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी आएगी। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना है, उसमें भी प्राइवेट हॉस्पिटल का रोल बड़ा होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल के पास वैक्सीन है बट वहाँ लोग आ नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं समाज की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी जो राजनीतिक दल है, पार्टियां हैं, इतना बड़ा पार्टी फंड है, तो इन लोगों को भी वैक्सीन को प्राइवेट सेक्टर्स में लगवाने के लिए भी फंडिंग करनी चाहिए, पेशेंट्स को फाइनेंस करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, एनजीओज को फंड देना चाहिए, CSR फंड फर्टिलाइज करना चाहिए। तो मल्टी
सिंपल तरीके से हमें बाहर करना पड़ेगा कि 75% सरकार फ्री में वैक्सीन लगा रही है, तो 25% कोटा है प्राइवेट अस्पतालों पे। बहुत सारे लोग वहाँ वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं, उनका स्टॉक है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? जितने कॉर्पोरेट लोग हैं अपने एम्प्लॉयज का वैक्सीन लगवाएं सारे, जितने एनजीओज हैं, जितने स्कूल्स हैं, ये सब अपने एम्प्लॉयज का, अपने जो रेसिपिएंट्स हैं उनका वैक्सीन लगवा सकते हैं। सरकार के पास पार्टी फंड बहुत सारा है, तो वो चाहे तो अपने हेल्थ अपने वर्कर्स को वैक्सीन लगवा सकती है। तो अगर ये सब चीजें हम करेंगे तो डेफिनेटली हम थर्ड वेव को रोक सकते हैं। बिल्कुल, और ये सारी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कुछ रैंडम क्वेश्चंस मैं डॉक्टर गोपाल आपसे, डॉक्टर डी के गुप्ता सर आपसे जानना चाहूंगी। डॉक्टर गोपाल सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, फिलहाल के फेज में आप क्या कहना चाहेंगे खासतौर से पेरेंट्स को जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, और उन लोगों को भी जिनके घर में कोई बुजुर्ग है, उन्हें किस तरीके का ख्याल रखने की जरूरत है? बाहर जाने के बारे में तो हमको सब मालूम है कि बाहर हमको किस तरीके से ख्याल रखना है, लेकिन घर में उनको किस तरीके से अपना ख्याल रखना है? मसलन उनके घर का कोई एक सदस्य जो हर रोज बाहर अंदर करता रहता है, बाहर जाता है अंदर आता है, उस दौरान घर के सदस्यों को कितना उसके साथ खुद को कोलैब करके चलना है इस फेज में, कोरोना वायरस के टाइम में? अगर जो बंदा बाहर जा रहा है और वो अच्छे से अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करता है, जैसे हम लोग ही हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हम आए दिन ये पेशेंट्स देखते हैं, जब हम घर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने जो जूते और चीजें हैं वो बाहर उतार के अंदर जाते हैं, बात लेते हैं और अपने कपड़ों को एक बाल्टी में जिसमें सर्फ ऑलरेडी होता है उसमें घोल के उसमें रखते हैं। अगर आप ये सब चीजें करते हैं और नहा धो के अपने परिवारजनों से मिलते हैं तो उसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट यस, जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिनमें वो और मास्क नहीं पहन रहे, फेस शील्ड पहन रहे हैं, इसीलिए अगर आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आप उसका नहीं फॉलो नहीं कर रहे तो फिर आपको तो घर में भी मास्क लगाने की जरूरत है। बट जो बंदा बाहर ही नहीं कर रहा वो घर में तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। बट यस, अगर आप इन चीजों का करते हैं कि घर में आप जाने से पहले अपने जो बाहर जो भी चीजें आई हैं उसका ध्यान रखते हैं और घर जाके भी अपना नहा धो के आप करते हैं, तो आई थिंक यू कैन डू इट। एंड अगर आप घर वालों को सबको वैक्सीनेट करवाएं, ये मत सोचिए कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा बूढ़े हैं तो वो वैक्सीनेट नहीं होने चाहिए, सबका वैक्सीनेशन जरूरी है। और आने वाले टाइम पे हमने इतना डिस्कस किया, जब बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आएगी तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जब घर में किसी को भी इलनेस आती है तो उसको सबसे पहले आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। ये ना हो कि एक परिवारजन जो हमारा बीमार हो गया है उसके चक्कर में हम सारे लोग ही बीमार हो जाएं, तो उसको आइसोलेट करना और उसको स्ट्रेंथ देना और उसका टेस्ट और उसका ट्रीटमेंट कराना ये बहुत अनिवार्य है। डॉक्टर अमरिंदर, एक सवाल मेरा आपसे जिसका छोटा सा जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। अभी हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स के एड्स देख रहे हैं अखबारों में, टीवी चैनल्स पे, वेबसाइट्स पे, जिसमें हर चीज में अब तेल भी इम्यूनिटी बूस्टर हो चुका है, च्यवनप्राश तो पहले से इम्यूनिटी बूस्टर था, दालें भी इम्यूनिटी बूस्टर हो चुकी हैं, अब हर कुछ इम्यूनिटी बूस्टर हो चुका है। लेकिन हम कंपनियों के तौर पर कंपनियों के बारे में बात ना करते हुए हम सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं कि हम क्या किसी सामान को इसलिए खरीदें क्योंकि वो इम्यूनिटी बूस्टर है, या हम खुद से अपना इम्यून जनरेट कर सकते हैं क्योंकि दिस इज नॉट अ वेरी फास्ट प्रोसेस, इसमें एक बहुत लंबा समय लगता है। कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट? एक बार फिर से बढ़ाइए आंसर। देखो, अभी अगर आप आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, एम्स और चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री, किसी की गाइडलाइंस में विटामिन सी और जिंक भी नहीं है। जो हम कुछ प्रैक्टिशनर्स विटामिन सी और जिंक भी देते हैं, वो मैंने खुद डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन वालों से एम में पूछा कि व्हाई वी आर नॉट गिविंग विटामिन सी एंड जिंक एज ए इम्यूनिटी बूस्टर्स फॉर द पेशेंट्स ऑफ कोरोना पेशेंट्स। तो उन्होंने बोला कि इट डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिशनर टू प्रैक्टिशनर एंड डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन। अगर किसी को जरूरत है, मतलब उसकी अगर कोई कोमोर्बिड कंडीशन है, उसमें आप दे सकते हो, दैट अगेन डिपेंड अपॉन द फिजिशियन। मैं चाहता हूं कि अगर ये आप जो विटामिन सी और जिंक जो आप ले रहे हो, आप नेचुरल प्रोडक्ट से लें। अगर आप टमाटर लें, नींबू लें, आंवला लें, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, और आप अपना अगर एक्सरसाइज आप अच्छे से कर रहे हो, मॉर्निंग इवनिंग अच्छे से करते हो, देन कोई और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट्स ले रहे हो, जैसे पल्सेस, प्रोटीन आप ले रहे हो तो पल्सेस लो, सोयाबीन खाएं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन्स, लिटिल बिट कार्बोहाइड्रेट्स
हाई प्रोटीन्स और एडिक्वेट वाटर, सैलड्स आप अच्छे से लेते हो तो आपकी खुद ब खुद इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमको एडिड विटामिन सप्लीमेंट्स लेंगे तो ही हमारा जाके काम ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें होड़ लग गई है, पूरी एक बिजनेस बन चुका है अब इसका भी, विटामिन का भी, सप्लीमेंट्स का भी और हर चीज का। और अगर हम इसको नेचुरल वे से लें तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा एडिक्वेट स्लीप लें आप। जो सोशल इंटरेक्शन भी होती है अपने, अगर आपको कोई बात होती है कोरोना के पेशेंट्स में, आपको मेंटल स्ट्रेंथ उनको बिल्ड करना है पोस्ट, प्री एंड एट द टाइम। और अगर आप अच्छे से सोशली इंटरेक्टेड हो और एडिक्वेट स्लीप ले रहे हो, एडिक्वेट एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छे से प्रोटीन्स ले रहे हो, लेस कार्बोहाइड्रेट्स और गुड प्रोटीन्स ले रहे हो, और विटामिन सी इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स ले रहे हो, तो आपकी इम्यूनिटी खुद ब खुद ठीक रहेगी, कोई डरने वाली बात नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही है? जी जी हाँ डॉक्टर जी के अब मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी ठीक। अच्छा डॉक्टर, एक अहम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। अभी थर्ड वेव से ज्यादा चिंता लोगों को इस बात की है कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। अभी सबको मालूम है कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बेहद ही खराब है। लगातार सरकार अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है, लोग भी नौकरी जाने की वजह से सबसे ज्यादा परेशान है। ऐसे में कोरोना से ज्यादा समस्या हो रही है मानसिक तनाव की। लोग सबसे ज्यादा परेशान घर में बैठे हो रहे हैं, नौकरी छूटने की वजह से हो रहे हैं, लॉकडाउन के डर से हो रहे हैं, बीमारी की वजह से हो रहे हैं और बीमारी में होने वाले खर्चे की वजह से हो रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी किस तरीके से इस दौरान मेंटल डिप्रेशन को कम किया जा सके। बहुत ही छोटा सा आंसर सर आपसे। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस समय सच में पेंडेमिक का माहौल चल रहा है, इसमें डिप्रेशन है, लो एनर्जी है, स्ट्रेस है, या लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं, कोविड फैटिग हो चुका है लोगों में, तो इस वजह से लोग कहीं ना कहीं परेशान है। डेफिनेटली फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी है, इसके मेंटल भी है और फिजिकल, हर तरह के इम्पैक्ट है। तो हमें होलिस्टिक बात करनी चाहिए, 360 डिग्री बात करनी चाहिए। अगर आप घर में रह रहे हैं तो एटलीस्ट घर में, या अगर लॉकडाउन खुल चुका है इस समय, तो आसपास छोटा माइंड एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है। फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपको फिजिकल हेल्थ आपको इंप्रूव होती है, मेडिटेशन करने से मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। आपको कुछ नई अच्छी एक्टिविटीज है, हॉबीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उससे आपका ब्रेन डाइवर्ट होता है, थॉट्स अच्छे होते हैं। तो बेसिकली ये सारा गेम जो है थॉट प्रोसेस का है। अगर हम थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव कर देंगे तो डेफिनेटली हमारी फीलिंग्स इंप्रूव हो जाएंगी और एक्शन इंप्रूव होंगे और रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें अपने थॉट को एंगेज रखना है पॉजिटिव और रिक्रिएटिव एक्टिविटीज में, सो दैट हम लोग रिजुविनेट हो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, पॉजिटिव एक्टिविटीज करें, उसके पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगे और पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम डॉक्टर्स का। और आप लोगों को हर बार हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप लोग ने 24 घंटे जो है वो एक जैसे कर दिए हैं। आप 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। डॉक्टर गोपाल, डॉक्टर डीके गुप्ता, डॉक्टर अमरिंदर सिंह मल्ही, डॉक्टर सौरभ भी जो अभी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन आप जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार संजीदा हैं इस पूरे एपिडेमिक पैंडेमिक को लेकर, और सबसे ज्यादा आप लोगों का ख्याल भी रख रहे हैं और हमारे जरिए जुड़ के आप एडवाइस भी दे रहे हैं। और बहुत मुश्किल होता है इस मुश्किल घड़ी में सभी डॉक्टर्स का एक मंच पर आकर लोगों को जागरूक करना, और इसके लिए आप लोग लगातार सतत कोशिश कर रहे हैं। हम भी बहुत ओवरवेल्म महसूस करते हैं कि हम आप जैसे डॉक्टर्स के साथ एक पैनल करके और लोगों तक जानकारियां पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गोपाल आपका बेहतरीन जानकारियों के लिए। डॉक्टर गोपाल चावला, डॉक्टर डीके गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अमरिंदर सिंह मल्ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बेहतरीन जानकारियों के लिए, और डॉक्टर सौरभ चौधरी भी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स वंस अगेन। और आप लोगों को अमर उजाला सलाम करता है आप लोगों के सतत प्रयास को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू। मास्क ही जीवन है।